हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक नया चैप्टर। लेकिन ये कोई नया सेक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली जो हमारे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हुए थे वहां पर हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था और सल्तनत काल के जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी उसके बारे में ही इस बुक में बताया गया है। बहुत ज़्यादा हर एक डायनेस्टी के हर एक रूलर के बारे में बताने की जगह इसने इंपॉर्टेंट रूलर्स पर ही फोकस रखा है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था ममलूक डायनेस्टी या फिर जिसे आप बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के बारे में। फिर हम आए खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ओके, तो खिलजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर हमने तुगलक के बारे में पढ़ा। तुगलक के बारे में हम दो के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ थी जिसका इम्पैक्ट पड़ा था नॉर्थ इंडिया के जो भी उस समय के आम जनता थी उनके समाज पे, उनकी अर्थव्यवस्था पर। ओके, फिर हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के गलत नीतियों की वजह से जो एम्पायर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था उसको कैसे बैलेंस करने की कोशिश की थी फिरोज शाह तुगलक ने। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने उस पूरे सल्तनत के एम्पायर को बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सल्तनत का जो एम्पायर था वो काफ़ी छोटा हो जाता है, उत्तर भारत के छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक बैलेंस अप्रोच के साथ कैसे वहां पर रूल करता है वो हमने देखा। ठीक है, सैयद लोदी के बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, हालांकि हम डिस्कस करेंगे जब हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तब लोदी के बारे में, क्योंकि वहां पे बैटल ऑफ पानीपत का जिक्र आएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो पूरा सल्तनत फेज था, इस पूरे फेज में ओके ये जो पूरा का पूरा सल्तनत फेज था, इस पूरे फेज में दिल्ली सल्तनत ओके तो इसमें हम पढ़ने वाले कि जो पूरा दिल्ली सल्तनत था इसमें क्या किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, यानी किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी शासकों ने, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी शासकों ने, साथ ही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था या समाज और अर्थव्यवस्था पर भी हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, कि ये जो पूरा सल्तनत फेज था क्या क्या चेंजेस आए थे, किस तरह का समाज था सल्तनत काल की, किस तरह की अर्थव्यवस्था थी। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चेंजेस पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में किस तरह से बदलाव आए समाज में, अर्थव्यवस्था में, प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में, या स्पेसिफिक किसी एक टाइम पीरियड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि बताइए सल्तनत काल की सामाजिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक विकास के क्रम को शो करती है, दर्शाती है या नहीं दर्शाती है। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे हमारे कोर्सेज है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान। तो आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितना समय, उस हिसाब से आप इसको विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। साथ ही 26 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो आप में से जितने भी बच्चे इस बार प्रीलिम्स में बैठने जा रहे हैं, आपको पता है कि अभी लगभग 3-4 महीने ही आपके पास बच रहे हैं। मई में तो पेपर ही होने वाला है। अभी देखो ये जो लास्ट के 3-4 मंथ होते हैं इसमें आपको रिवीजन करना होता है, जो आपके बचे हुए टॉपिक्स होते हैं उसको तो कवर करना होता है। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय पे क्या हो जाती है, मॉक टेस्ट हो जाती है। कई बच्चे सोचते हैं जब पढ़ाई नहीं है तो टेस्ट क्या लगाए, जब हम पूरा पढ़ लेंगे हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तब जाके हम टेस्ट लगाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी भी आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। एग्जाम पूरा क्वालिफाई कर लोगे, आईएएस भी बन जाओगे, तब भी ऐसा नहीं कि सारा कुछ आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली आपको वर्क करना है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पर तो मॉक टेस्ट को टेस्ट की तरह मत, मॉक टेस्ट को इस तरह से लीजिए कि ये हमारे 100 टॉपिक्स प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर आप जीएस पेपर 1 देकर आ रहे हैं और उसमें जीएस के 100 क्वेश्चन है तो सोचो 100 टॉपिक आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। टेस्ट के बाद आप उस टॉपिक को जरूर देखिए, उसका जो भी एनालिसिस दिया रहता है उसको आप ऑब्जर्व करिए और जाकर जहां पर भी वो टॉपिक दिया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो पर डे इस तरह से अगर आपके 100 टॉपिक तैयार हो रहे तो खुद ही मान लीजिए कि एग्जाम तक आपके कितने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद साइड बाय साइड तो आप अपना रिवीजन दे ही रहे हैं और टेस्ट में थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न को एनालिसिस करते हुए ही
कोई भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये गेस वर्क अच्छा चलता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हमारा PW जो प्लेटफॉर्म है ये भी आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया है। डेली बेसिस पे ये मॉक टेस्ट होगा, ऑल इंडिया यहाँ पर आपको रैंक दी जाएगी, डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाने पर पता लग जाएगा। बाकी आपके लिए सुमित सर स्पेशल एक संवाद लाने वाले, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तो आप सभी बच्चों को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ इस सेशन को ज्वाइन करिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, या अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको समझ नहीं आता है कि हमको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, और इस लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड होकर घूम रहे होते हैं, अभी क्या है, अभी बहुत कम समय बचा है, छोड़ो प्रिपरेशन, नेक्स्ट ईयर देंगे। तो ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी होती है, डिमोटिवेट होते हैं, अभी समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कब हो रहा है ये सेशन? तो आपको शाम को 5 बजे लाइव सेशन है 13 जैन को, तो आप सभी इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। बहुत सुंदर सा चैप्टर है, इसमें थोड़ा थोड़ा हमें जानते हुए चलना है। इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं ना, इसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको पढ़ के क्या करना है, देखो स्किप नहीं करना है। इवन मैं तो बोलूँगी कि लास्ट में जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए, मतलब पूरा मिडेवल कंप्लीट हो जाए, तो एक इस तरह से ना एक पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लो। ओके, चार्ट में ऐसे डिवाइड कर लो कि भाई ये प्राचीन काल है, ये मध्यकाल है, और ये आधुनिक काल है। ओके, और इस समय क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पर, तो एक हेडिंग डाल लो समाज। समाज में प्राचीन काल में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, जैसे आपको मन करे उस हिसाब से लिख लीजिए कि भाई स्टोन एज से लेकर फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, फिर फिर मध्यकाल में क्या हमें चेंजेस दिखाई दिए, आधुनिक काल में क्या हमें समाज में बदलाव दिए। इस तरह से ही अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, राजनीतिक व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे। तो आपका एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर हो गया, 2 से 3 पेज का होगा, और पूरा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न इसमें कवर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत वाले काम है, लेकिन यही आपको मेंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा इन चेंजेस पे क्लैरिटी होगी, उतना आप मेंस में कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सल्तनत काल के समाज के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, और किस तरह से वहाँ के रूलर प्रशासन चला रहे थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। पिक्चर्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, तो कोई मैं इमेजेस वगैरह नहीं लेकर आई हूँ, केवल आपको कंसेप्ट समझना और आगे बढ़ना है। सबसे पहले बात कर रहा है उत्तर भारत में 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में तुर्कों ने जो राज्य स्थापित किया, उसके स्वरूप और विकास क्रम को सावधानी से समझना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तुर्कों की, तो आप सभी को पता है कि भाई तुर्क जो है उन्होंने इन्वेड किया था। सबसे पहले हम किसका अटैक पढ़ते हैं, गजनी, महमूद गजनी के अटैक्स पढ़ा, लेकिन वो लूटपाट तक ही सीमित रह गया। भारत के मंदिरों को जो सोना था उसको काफ़ी उसने लूट कर अपने क्षेत्र में ले गया। फिर हम पढ़ते हैं गौरी का अटैक। जो गौरी था इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि जो गौरी था इसने भारत के कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। कुछ फेमस वॉर्स हमें इससे रिलेटेड दिखाई देते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, सेकेंड बैटल ऑफ तराई। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान ने इसको डिफीट किया था, लेकिन थोड़ा सा इसको दया दिखा के छोड़ दिया, जिसका बेनिफिट उठाया इसने, और सेकंड बैटल ऑफ तराई में आके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, डिफीट कर दिया, जिसमें इसकी हेल्प की थी इसके एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो आगे चल के स्लेव डायनेस्टी की नींव रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट वॉर लड़ रहा था, बैटल ऑफ चंदावर। तो सेकंड बैटल ऑफ तराई और बैटल ऑफ चंदावर की वजह से जो गौरी था इसके हाथ में भारत के 2 क्षेत्र लगे थे, एक दिल्ली और उसके आसपास का कन्नौज वाला क्षेत्र। ओके, गौरी का बहुत इंटरेस्ट था नहीं भारत में रूल करने का, लेकिन हाँ इनके भारत की संपत्ति में जो संपदा थी उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो यहाँ से सारा ढो ढवा के ले जाते हैं। बाकी यहाँ पर इसने अपने गुलाम को बिठा दिया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, और गौरी की मृत्यु के बाद यही गुलाम 1206 से यहाँ पर सल्तनत काल की नींव रखता है, खुद को सुल्तान घोषित करता है। हालांकि बाद में इसके बाद इल्तुतमिश को ऑफिशियली जो खलीफा बैठे हुए बगदाद में, उनसे भी ऑफिशियली मान्यता मिल जाएगी कि भाई हाँ तुम्हारे सुल्तान के पद को हम मान्यता दे रहे हैं। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। तो 1206 से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उत्तर भारत में 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में जो तुर्कों ने राज्य स्थापित किया, 12वीं सदी का अंतिम वर्ष, 12वीं का मतलब क्या हो गया कि 12वीं का मतलब 1101 से लेके ये वाला टाइम पीरियड, ठीक है। इसका जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि इसी समय तो हमें पता लग रहा है कि अटैक कर रहा है कौन,
गौरी ने अटैक किया था। तो हमने फेमस बैटल पढ़े थे 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, 1192 में फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ तराई, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर। तो इस वजह से 12वीं शताब्दी का जिक्र कर रहा है। हालांकि जो गुलाम वंश है वो तो हमें 1206 से दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले ही इस क्षेत्र में 12th सेंचुरी में ही तुर्कों ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था एक छोटे से क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण मजबूत राजपूत रूलर्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे राजपूत रूलर्स हमें इस समय पैरेलली रूल करते हुए दिखते हैं। अब आ जाते हैं, बोल रहे हैं कि इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को। प्रारंभिक दौर भारी खून खराबे और नरसंहार का काल था, जिसमें प्रख्यात नगर उजाड़ दिए गए और बहुत से वैभवशाली मंदिर तोड़ दिए गए। बोले इनिशियली जब तुर्की के अटैक हुए तो ये खून खराबे का टाइम पीरियड था, क्योंकि तुर्क आकर कोई इंडिया में रूल नहीं करना चाहते थे। इनका सिर्फ भारत की जो अपार संपदा थी उसके प्रति एक लालच था, तो बस इनका दिमाग उसी में था। और इनिशियली इन्होंने आके कोई भारत के प्रशासन अर्थव्यवस्था पर काम थोड़ी करेंगे। भारत में आए, अटैक किया, लूटपाट मचाई, नगरों को तबाह किया, मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि इस्लाम के फॉलोअर्स थे ये। तो एक इनका अलग ही इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने का कहीं ना कहीं मन में एक एजेंडा था। बहुत ज़्यादा उस पर भी फोकस नहीं करते थे ये, लेकिन इनिशियली इनका यही फेज रहा जब तक ये प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं होते इंडिया में। किंतु इसी काल में एक नए प्रकार की राज्य की नींव रखी गई। पुराने राजपूत राज्यों के विपरीत इस साम्राज्य में केंद्रीय तत्व अधिक शक्तिशाली था। इसी बीच धीरे धीरे जब भारत में इसने एक क्षेत्र को कब्जे में कर लिया और फिर यहाँ से हमें स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, गुलाम वंश की। तो 1206 से लेके 1526, जिसे आप बोल रहे हैं सल्तनत का काल, या फिर इसे आप सुल्तानों का काल कह रहे हैं, तो इस सुल्तानों के काल में हमें अलग अलग वंशज या फिर डायनेस्टीज दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं गुलाम, ममलूक या सल्जुक वंश के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था किसके बारे में बच्चों, खिलजी के बारे में। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सैयद होगा, सॉरी खिलजी के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तुगलक्स के बारे में। तुगलक के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों सैयद, और लास्ट में पढ़ते हैं लोधी। तो बोल रहा है इस पूरे टाइम पीरियड के बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हम भी जान लेंगे भाई, हमें भी जानने की ज़रूरत है। बोल रहा है ये पूरा टाइम पीरियड था ना, इसमें हमें एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक केंद्रीय तत्व अधिक मजबूत दिखाई देता है। यानी ये सुल्तानों के काल में जो पावर थी यहाँ पर किसके हाथ में थी, सुल्तान के हाथ में थी। वो ज्यादा पावरफुल था, एक्चुअली सारे डिसीजंस वही लेता था। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या कि यहाँ पर भारत में ये रूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भारत का एक हिस्सा है जहाँ पर ये रूल कर रहे हैं। इसी टाइम पीरियड में हमें दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी, बड़े किंगडम्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। एक वो टाइम जरूर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय का, जब इन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ ही समय के बाद ये जो क्षेत्र है ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिरोज शाह तुगलक इसी छोटे से क्षेत्र में रूल करते हुए नजर आता है, ठीक है। तो मेन इनका कोर रीजन यही हमें दिखाई देता है। सरदार, अब बोल रहे हैं कि ये जो पूरा फेज था सल्तनत काल वाला, इस पूरे सुल्तानों के काल या तुर्कों के काल में, अब तुर्कों के काल मैं बोल रही तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सभी तुर्क ही थे, इसमें बहुत सारे ऐसे सुल्तान भी हुए जो अफगानी थे, वो अपने आप को अफगानी तुर्क या किसी न किसी प्रकार से तुर्कों से संबंध जोड़ लिया करते थे, तो इस वजह से यहाँ पे तुर्कों का जिक्र आएगा, ठीक है। सरदार यानी कि जो मुखिया होता था, सुल्तान की इच्छा पर काफी हद तक आश्रित होते थे और वह उनका स्थानांतरण जब चाहे तब कर सकता था। बोल रहे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ना सल्तनत काल का, इसमें एक तो होता था किंग जिसको सुल्तान कहा जाता था, और सुल्तान के अंडर में बहुत सारे क्या होते थे, सरदार होते थे, मुखिया होते थे, जो इसके अंडर में रहते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों को मैनेज करते थे। ये पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट था, जब चाहे तब सुल्तान उसका पद छीन सकता था, जब चाहे तब सुल्तान सरदार को मूव कर सकता था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। साथ ही सुल्तान के पास एक बहुत बड़ी सुगठित फौज होती थी। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है केंद्रीय संरचना थी, केंद्रीकृत संरचना थी। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझिएगा क्या है। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इसके पहले जो हमें बहुत सारे ऐसे रूलिंग टाइम पीरियड दिखाई देते हैं, चाहे हम बात करें गुप्तास की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुप्तों का काल जो था, या फिर हम वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, इस समय पे हमें दिखाई दिया था भारत में बहुत तगड़े तरीके से इस्टेब्लिश होता है आपका सामंती व्यवस्था, ठीक है, जिसे आप फ्यूडेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सामंती व्यवस्था में जो राजा होते थे उसके पास अपनी बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी, केंद्रीकृत टाइप का ढांचा नहीं होता था, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता था, बल्कि राजा मुखिया तो होता था, सर्वोच्च पद पर होता था, उसके पास नो डाउट पावर्स होती थी, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा बड़ी सेना नहीं रखता था। उसने जिन लोगों को जमीन अलॉट की होती थी, जिन्हें सामंत कहा जाता था,
वो लोग अपनी सेना रखते थे और जरूरत पड़ने पर राजा को अपनी सर्विस दिया करते थे। ओके, लेकिन क्योंकि इन सामंतों के पास अपनी निजी सेना हुआ करती थी, कभी कभी ये राजा के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे। यहाँ पर हमें ये देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर सुल्तान ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसके अंतर्गत जो सरदार होते हैं ना, वो सामंत जैसे पावरफुल नहीं होते। और दूसरा उसका कारण ये भी था, यहाँ पे राजा के पास अपनी बहुत विशाल सेना नहीं थी, वो सामंतों की सेना का ही प्रयोग करता था। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ सुल्तान ने ही अपनी मजबूत एक बहुत बड़ी सुगठित फौज खड़ी की होती थी। इन्हीं सेनाओं की सहायता से सुल्तानों ने दूर दूर मदुरै तक अपना साम्राज्य फैलाया। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था कि किस तरह जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके समय में दक्षिण भारत की तरफ अभियान चलाए गए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों को डायरेक्टली रूल नहीं किया गया था, केवल उसको हरा कर उससे बोल दिया गया था तुमको वार्षिक नजराना देना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय डायरेक्ट रूल किया गया, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहा, वो क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया। तो बोल रहे हैं कि ये अपनी सुगठित फौज की वजह से ही दक्षिण भारत तक एक्सपांड कर पाए थे। कौन? सल्तनत काल के रूलर। तथा दक्षिण और गुजरात के समृद्ध इलाकों में लूटपाट करके संचित खजानों को हत्या कर अपने संसाधनों और स्थिति को और मजबूत किया। और जहां तक हो सका अपनी स्थिति को मजबूत। अब आप बहुत बड़ी सेना रख रहे हो, देखो गुप्त काल में बहुत बड़ी सेना नहीं रखने का क्या रीजन था, थोड़ा सा हमें दिखाई देता है कि भाई ज्यादातर जो जमीनें हैं वो दे दी जा रही थी किसको? सामंतों को। अब वो वहां से राजस्व वसूली कर रहे थे, उसका एक हिस्सा वो रख रहे थे। तो राजा चाहता था कि जो जमीनें इनको दी जा रही है, इसी खर्च पे ये अपनी सेना भी रख ले, उस सेना का हम यूज करें। अब हम अलग से सेना रखते तो उसका हमें अलग से खर्चा उठाना होगा। यहाँ पे उस सेना का खर्चा उठाने के लिए ये लोग लूटपाट मचा रहे हैं। चाहे गुजरात का समृद्ध क्षेत्र है, दक्षिण भारत का समृद्ध क्षेत्र है, वहां से खजानों से लूट करके ला रहे हैं और उस लूट से एक अपनी सुगठित सेना निर्माण कर रहे हैं। 15वीं सदी के आरंभिक भाग में दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ। बोल रहा है कि 15th सेंचुरी का इनिशियल फेज, 15वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 1401 से लेके इस टाइम पीरियड तक, समझ में आ गया? 1401 से लेके 1500 तक। ठीक है, तो ये हो गया 15वीं शताब्दी। बोल रहे इस टाइम पीरियड पे दिल्ली का विघटन चालू हुआ। थोड़ा सा समझिएगा, गुलाम वंश दिखाई देता है 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, फिर हम देखते हैं खिलजी दिखाई देते हैं 1290 से लेके 1320 तक। फिर हम देखते हैं तुगलक दिखाई देते हैं 1320 से लेके 1414 तक। अब देखो, तुगलक में ही जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसका वो टाइम पीरियड था जब दिल्ली एम्पायर जो था, सल्तनत एम्पायर, वो छोटा हो गया था, इसके दक्षिण के क्षेत्र फ्री हो गए थे। तो बोल रहे हैं कि ये वो टाइम पीरियड है जब एक सल्तनत का जो एम्पायर था वो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते इस फेज में वो वापस से छोटा होने लग जाएगा और यहाँ तक आते आते 1526 तक आते आते बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाएगा। तो 15वीं सदी के आरंभिक भाग में दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ। देश के विभिन्न भागों में अनेक स्वतंत्र राज्य भी स्थापित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसी समय हमें बहमनी, विजयनगर किंगडम भी दिखता है, लेकिन इनमें से अधिकतर राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ तक कि 16वीं सदी में विकसित मुगल प्रशासन की व्यवस्था भी सल्तनत प्रशासन की व्यवस्था से प्रभावित थी। अब यहाँ पर एक चीज बता रहा है, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे उधर मुगल्स के पास कहाँ चला गया, मुगल्स के पास ये जा नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, सल्तनत काल जब डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन होते तुरंत तो मुगल्स आते नहीं है। सल्तनत काल छोटे क्षेत्र में तो रूल कर रहा था ना, लेकिन जब इसका क्षेत्र बटा, मतलब वो हिस्सा टूटा, तो वहां पर जो रूलर आए, लोकल रूलर या फिर जिसे बोलेंगे स्थानीय प्रशासक, उन लोगों ने सल्तनत काल की ही प्रशासनिक व्यवस्था को काफी कुछ कंटिन्यू रखा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए। बोल रहे इसके बाद से जब सल्तनत को पूरी तरह से रिप्लेस करके मुगल्स आएंगे और मुगल्स भारत के एक बड़े क्षेत्र में रूल करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं सल्तनत काल की ही प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थे। ओके, और उन्होंने भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ सल्तनत काल की ही प्रशासनिक व्यवस्था को कंटिन्यू रखा। ठीक है, अब थोड़ा वन बाय वन ये एक एक करके डिस्कस करेगा। सबसे पहले सुल्तान के बारे में बात कर रहा है। सुल्तान जिसके पास में एक्चुअल में सारी पावर्स हुआ करती थी। हालांकि तुर्की सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के अब्बासी खलीफा का वफादार प्रतिनिधि घोषित किया,
पर खलीफा की यह स्थिति केवल नैतिक थी। बोल रहे कि उधर बगदाद में बैठा हुआ जो खलीफा है, बेसिकली इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि किसे माना जाता था? खलीफा को माना जाता था। ये पद पैगंबर मोहम्मद के बाद में बना दिया गया था कि भाई जो खलीफा होंगे वही पूरे विश्व में इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस्लाम के मुखिया कौन बन रहे हैं? सुल्तान बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहीं जो बड़े मुस्लिम मौलवी थे, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले जो धार्मिक लोग थे, वो इससे चिढ़ा करते थे कि भाई सुल्तान अपने आप को मुखिया कैसे घोषित करता है। इस वजह से सुल्तान ऑफिशियली बोला करता था कि नहीं, जो बगदाद के खलीफा हैं वही सर्वोच्च हैं, ठीक है, और हम तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस क्षेत्र में रूल कर रहे हैं ताकि उन मौलवियों को संतुष्ट किया जा सके, ठीक है। लेकिन बोल रहे राइटर कि ये जो पोजीशन बनाई जा रही है भारत में रूल करने वाले सुल्तानों के द्वारा बगदाद के खलीफा की, ये केवल ऑफिशियल थी। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, केवल ऑफिशियली उनको हेड बनाया जा रहा है, ऑफिशियली उनके प्रति वफादारी दिखाई जा रही है। इसका उद्देश्य जनमत अर्थात मुस्लिम जनता और धर्मशास्त्रियों को संतुष्ट करना था। सुल्तान जानते थे कि भारत में मुस्लिम जनता और धर्मशास्त्रियों को कैसे संतुष्ट करना है, तो बगदाद के खलीफा के प्रति अपनी वफादारी घोषित करके ऑफिशियली उनको हेड घोषित करो। एक्चुअल तो हमारे पास पावर है ही है। अब बोलना चाह रहा है कि एक्चुअल पावर सुल्तान के पास है, यानी कि यही सबसे पावरफुल है जिस क्षेत्र में ये रूल कर रहा है। सुल्तान का पद सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण पद था। इस्लाम में सुल्तान के शरीर से नहीं, उसके पद से दैवत्व जोड़ दिया गया था। देखो वो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके पहले हम देखते हैं हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के राजा महाराजा हुए थे जिन्होंने इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को देवता से कनेक्ट करा था, ठीक है। जैसे देवनाम पियदस्सी अशोका के लिए यूज किया जाता है, वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे अशोका द ग्रेट किंग। यहाँ पर क्या है, ये बोल रहे हैं कि सल्तनत काल में भी देवता के समान बताया जाएगा खुद को, लेकिन यहाँ पर देवत्व किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से नहीं बल्कि उसके डेजिग्नेशन से जोड़ा जा रहा है। तो इस्लाम में जो सुल्तान का पद है उस डेजिग्नेशन पर जो भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, सुल्तान के पद को देवता के समान बताया गया, उस डेजिग्नेशन को देवता तुल्य दर्शाया जा रहा है। इस्लाम में सुल्तान के शरीर नहीं बल्कि उसके पद से देवत्व को जोड़ा गया, उसे जिल अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की परछाई की संज्ञा दी गई तथा जनता से और अमीरों से आशा की जाने लगी कि वो वैसे ही झुककर सिजदा करेंगे। सिजदा मतलब कि भाई शीश झुका के उनके प्रति अपना आदर रिस्पेक्ट शो करेंगे। इवन ये सिजदा पैबोज जैसा ये जो स्ट्रक्चर है ये किसने बनाया था? बलबन क्या करता है कि एक राजा की सुल्तान की वो स्थिति हो ईश्वर के समान, इसके लिए वो सिजदा पैबोज को इंट्रोड्यूस करता है कि जितने भी अमीर होंगे कुलीन होंगे जब भी वो हमारे सामने आएंगे सुल्तान के आगे तो वो शीश झुकाएंगे, पैबोज करेंगे, हमारे पैरों को चूमेंगे। तो बेसिकली इतना पावरफुल था सुल्तान कि उसने अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए अपने पद को ही, अपने डेजिग्नेशन को ही ईश्वर तुल्य यानी कि जिल अल्लाह की संज्ञा दी। और जिस तरह हम ईश्वर के समक्ष शीश झुकाते इस तरह की आशा की जाती थी सुल्तानों के द्वारा अपने दरबार के कुलीनों या अन्य व्यक्तियों से। सर्वोच्च राजनीतिक, सैनिक और यहाँ तक कि वैधानिक सत्ता भी किसके पास होती थी? सुल्तान के पास होती थी। वही रूलर है ना, एक तरह का तानाशाह समझ लो आप, कि वो जो बोलेगा उस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से वही हेड होता था, सारी पावर्स उसी के हाथ में होती थी और वो अपने पास ही रखता था ताकि सेना पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज चीजें उसके हाथ से निकल जाएंगी। वैधानिक सत्ता, राजा का आदेश ही कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बात की बात है ना, तो इस समय यही चल रहा था कि जो बोल दिया वही कानून है, ठीक है। और राज्य की सुरक्षा, प्रतिरक्षा, प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, सैन्य बलों का प्रमुख कमांडर भी था। और बदले में भाई वो अपने आप को सर्वोच्च स्थिति दे रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले गया, ठीक है। अगर आप किसी चीज के मालिक बन रहे हो तो जिम्मेदार भी आप ही बनोगे, गड़बड़ होगा। तो साथ ही ये जिम्मेदारी लेता था किसकी? राज्य की सुरक्षा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कानून और न्याय की सुरक्षा भी उसी की जिम्मेदारी थी। वह यह कार्य करने के लिए काजी न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। अब देखो राजा है, न्याय व्यवस्था, न्याय देगा तभी तो सही राजा है। तो भाई हर जगह क्राइम होते हैं, यहाँ पर भी क्राइम होंगे, ऐसी स्थिति में न्याय देना पड़ेगा। तो न्याय देने के लिए इसने काजी की नियुक्ति की थी। जो काजी होते थे उनको न्यायाधीश का एक ओहदा दिया जाता था, वही डिसीजन लेते थे। हालांकि
अगर आप यहाँ के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, काजी ने जो बोला, तो आप सुल्तान के समक्ष जाके क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे। जैसे अभी आप लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट से खुश नहीं है, जाइए अपील करिए। आप हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से खुश नहीं है तो फाइनल अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसके पास, सुल्तान के पास। फिर भी सुल्तान भले ही निरंकुश हो, उनको अग्रणी, कुलीन, सेना, धर्मशास्त्री जैसे शक्तिशाली तत्वों का समर्थन हासिल करना होता है। ओवरऑल बैलेंस अप्रोच के साथ राइटर बोल रहा है कि सुल्तान की अपनी शक्ति देख ली, वैधानिक, प्रशासनिक, हर तरीके से न्यायिक रूप से वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सुल्तान है। इस वजह से उसको बाकी लोगों को अपने समर्थन में लेना होगा। बाकी मजबूत लोग, धार्मिक रूप से भी मजबूत, प्रशासनिक रूप से भी मजबूत, सभी लोगों को अपने पक्ष में मिलाते हुए चलना होगा। तो ऐसा नहीं कि कुलीनों को, धर्मशास्त्रियों को पूरी तरह से वो इग्नोर कर दिया। अगर अकेला पड़ गया तो यही लोग उसका तख्ता पलट देंगे। तो पावर अपने हाथ में रखते हुए भी ये इन सभी को संतुष्ट करते हुए चलता था। मुसलमानों में उत्तराधिकारी, अब यहाँ पर देखो सुल्तान के पद से रिलेटेड एक दो डिस्प्यूट बता रहा है कि हमें दिखाई देता है कि मुसलमान जो थे उस समय, जो तुर्क आए थे, उनमें उत्तराधिकार नियम कुछ स्पष्ट नहीं था। इन जनरल किया जाता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको गद्दी दे दी जाती थी, लेकिन ऐसा कोई नियम था नहीं। माना जाता था, नियम एक्चुअली ये था कि पिता की मृत्यु के बाद उसके जितने भी बच्चे सभी गद्दी के बराबर के हकदार होंगे। तो योग्यता भी देखी जाती थी। जैसे हमने देखा था ना कि इल्तुतमिश जो था, उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान जो है उसको ज़्यादा योग्य माना, और इसी वजह से वो चाहता था कि ये जो मेरी बेटी है ये पदवी संभाले। ठीक है, तो इसमें उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। इन जनरल क्या होता था कि सभी जो उत्तराधिकारी माने जाते थे। ज्येष्ठ जो वो पुत्र होता था, अगर वो योग्य है तो वही गद्दी पर बैठाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंपल्सरी था या कोई रूल था। कोई और भी बैठ सकता था, दूसरा पुत्र पुत्री भी बैठ सकते थे। गद्दी पर एक शासक के सभी बेटों का बराबर का दावा होता था। और ये जो कोई नियम नहीं था ना, इसकी वजह से काफी इनको लॉस हुआ, क्योंकि आगे चलकर पद पर बैठने के लिए लड़ाइयां होनी चालू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये वीक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ शासकों ने अपने किसी एक पुत्र को, जो आवश्यक नहीं कि ज्येष्ठ हो, उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास किया। किसी सफल सिप सलाहकार द्वारा सत्ता के हड़पे जाने के खिलाफ सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था, जैसा कि दिल्ली सल्तनत में कई बार हुआ। इस तरह सैन्य बल गद्दी के उत्तराधिकार का प्रमुख आधार बन गया। अब देखो, बोल रहा है कि उत्तराधिकार का कोई नियम था नहीं। उत्तराधिकार का नियम नहीं होने की वजह से उत्तराधिकार को लेकर जब लड़ाई होती थी, तो ऐसा व्यक्ति जो सेना में बहुत मजबूत है, कई बार वो सेना में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी सैन्य बल की सहायता से गद्दी पे दावेदारी ठोक देता था। तो आगे चल के ये ट्रेंड बन जाएगा कि उत्तराधिकार का नियम एग्जैक्ट है नहीं, तो जब ये लड़ेंगे तो कई बार सैन्य बल के जो प्रमुख हुआ करते थे, सिर्फ सलाहकार हुआ करते थे, जो सेना को लीड कर रहे थे, ऐसे पावरफुल लोग सेना के बल पर पद पर बैठ जाते थे। और ये रूलर्स के बच्चे भी अपनाएंगे कि जो भी उनके पुत्र हुआ करते थे, पुत्री हुआ करते थे, वो कोशिश करते थे कि सेना को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में रखे, और जरूरत पड़ने पे जब उत्तराधिकार का लड़ाई हो तो उनके साथ मिलकर पद को हथिया लिया जाए। ठीक है, पर जनमत को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता, विशेषकर राजधानी में जनमत के। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो, जब भी कोई शासक बैठता था तुर्कों का, तो कहीं ना कहीं जनता की अपने शासक के प्रति एक आस्था होती थी। ठीक है, तो आगे चलकर हम देखते हैं, जब बलबन गद्दी पे बैठना चाह रहा था तो बलबन को काफी डर लग रहा था। डायरेक्टली वो गद्दी पर नहीं बैठा था, काफी समय तक वो वजीर के रूप में काम करता रहा। इस वजह से, क्योंकि उसके दिमाग में था कि कहीं मैं गद्दी पे बैठूं तो जनता मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दे, क्योंकि उससे निपटना बहुत मुश्किल था। तो जनमत का मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के चुनाव से ये पद जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर था कि जनता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर वो विद्रोह कर देगी तो किसी का भी पद पर जाना मुश्किल हो सकता था। कोई भी ऐसा रैंडम जाना चाहे तो नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि इसी भय से खलजी बलबन के उत्तराधिकारियों को सत्ता से हटाने का खलजी जो है वो बलबन के उत्तराधिकारियों को सत्ता से हटाने के बाद लंबे समय तक पुरानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका था। वो हमें दिखाई देता है खिलजी डायनेस्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अभी आपने क्या पढ़ा, आपने सुल्तान के बारे में पढ़ा, फिर उसके उत्तराधिकार के स्टेटस के बारे में पढ़ा, और उसको लेकर आगे हमें क्या व्यवस्था दिखाई दी वो हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल लेवल से किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बैठा हुआ है शासक। अब यहाँ से जितना बड़ा इसका किंगडम है या एम्पायर बनेगा,
वहां पर ये कैसे मैनेज करेगा। सुल्तान की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे। क्या सुल्तान अकेले मैनेज करता था? बोलता नहीं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे जो सुल्तान की हेल्प करते थे उसका प्रशासन चलाने में। सेंटर लेवल पर बात कर रहा है, इसका चयन भी वही करता था। सुल्तान ही डिसाइड करता था कि कौन कौन किस किस क्षेत्र में मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। और जब तक सुल्तान चाहता था ये मंत्री पद पर रहते थे, जब वो चाहेगा ये पद से हटा दिए जाएंगे। प्रशासन में केंद्रीय स्थान वजीर का था। आरंभिक काल में वजीर मुख्यतः सेना के प्रमुख हुआ करते थे। 14वीं सदी में वजीर को राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ माना जाने लगा। तो बोल रहा है कि राजा अपना पूरा प्रशासन मंत्रियों की सहायता से चला रहा है। और एक महत्वपूर्ण पद हमें दिखाई देता है जिसको वजीर का पद कहते हैं, जो पहले सेना का प्रमुख होता था उसको बाद में वित्त के मामले अधिक दिए जाने लग गए। तो बाद में ये जो वजीर वाला पद है ना, इवन मुगल्स के टाइम पीरियड तक वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। चाहे हम बात करें सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से या रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही मैटर उसके पास काफी कुछ होते हैं। वजीर के अंतर्गत हुए व्यय की जांच के लिए वजीर पे कैसे नियंत्रण किया जाए, एक ही व्यक्ति है वही पूरा रेवेन्यू मैटर देख रहा है, कुछ गड़बड़ करे तो वजीर के अंतर्गत जितने भी खर्चे कर रहे हैं वो आय व्यय देख रहा था। तो जितने भी खर्चे किए जाते थे उसका जांच करने के लिए एक अलग से महालेखा परीक्षक होता था। ऑडिट करने के लिए एक अधिकारी होता था और आय की जांच के लिए एक महालेखाकार होता था। ओके, तो ध्यान रखना है कि वजीर पर भी नियंत्रण करने के लिए कि भाई ये क्या इनकम के बारे में देख रहा है और क्या एक्सपेंडिचर के बारे में कर रहा है, उसके लिए भी दो अलग से पद बनाए गए थे या दो अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, महालेखा परीक्षक और महालेखागार। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बता रहा है। वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता था या फिर सैन्य विभाग कहा जाता था। थोड़ा सा इनको स्टार बना लेंगे। जो दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग होता था, एक विभाग है ये, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है प्रॉपर। अब इस डिपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे होंगे जिनका काम होगा, क्या काम है, तो अरीज के दीवाने अर्ज जो है इस विभाग का मुख्य दायित्व होता था सेना की भर्ती करना, उसे साथ सामान से लैस करना और सिपाहियों को वेतन बांटना। कई सारे लोग एग्जाम में मिस्टेक कराते कि जो दीवाने अर्ज है इसका काम क्या था। दीवाने अर्ज का काम हुआ करता था कि ये सेना को पूरा मैनेज करता था, सेना इसके नियंत्रण में रहती थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग को क्लियर रखना है कि सेना इसके नियंत्रण में कभी नहीं थी, ना ये सेना को मैनेज। इसका काम क्या होता था, सेना किसके नियंत्रण में रहती थी, शासक राजा के नियंत्रण में ही रहती थी। इसका काम होता था कि सेना में जो भर्तियां हो रही थी उनको साजो सामान दिया जाना था, उनके वेतन वगैरह उसको मैनेज करता था। समझ में आ गया। तो दीवाने अर्ज एक महत्वपूर्ण विभाग होता था सल्तनत काल में। ठीक है, तो सबसे पहले सुल्तान के बाद हमने दूसरा देखा वजीर का पद, तीसरा महत्वपूर्ण दीवाने अर्ज। ठीक है, सल्जुकों के अंतर्गत, सल्जुक किसके लिए यूज कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। सल्जुक जो स्लेव डायनेस्टी थी या जिसको आप ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं, गुलाम वंश, उनको सल्जुक भी कहा जाता था। ठीक है, अब आप लोग को मैंने प्रीवियस हमारे जो कुछ लेक्चर्स हुए थे उसमें ये डिफाइन किया था कि इन्हें सल्जुक क्यों कहा जाता था। तो आप में से जो भी बच्चे वीडियो को पूरी देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों सल्जुक टर्म क्यों यूज किया जाता था। सल्जुक के अंतर्गत अरीज का पद महत्वपूर्ण हो गया था, पर भारत में एक अलग विभाग के रूप में इसका जिक्र पहली बार बलबन के काल में हुआ था। तो बोल रहे ये जो दीवाने अर्ज है ना, दीवाने अर्ज को जो मैनेज करता था उसको बोला जाता था अरीज। तो बोल रहे कि जो अर्ज का पद है ना वो बहुत महत्वपूर्ण, सॉरी, दीवाने अर्ज एक विभाग है, ये विभाग के रूप में हमें प्रॉपरली दिखाई देता है बलबन के काल में। देखो ये गुलाम वंश था ना, गुलाम वंश में हमें बहुत सारे वो दिखाई देते हैं, आपके रूलर दिखाई देते हैं। ठीक है, जो सल्जुक है यहाँ पर इल्तुतमिश के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये लोग अपने आप को सल्जुक कहा करते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है उसके टाइम पीरियड में ही इसका जिक्र मिल जाता है अर्ज का, अर्ज नामक अधिकारी का, जिसका काम है सेना को साजो सामान वेतन इसको मैनेज करने का। ठीक है, बोल रहे कि जो विभाग है ना उस विभाग का जिक्र कब होता है, बलबन के टाइम पीरियड में होता है। इस समय इस विभाग का महत्व बढ़ जाता है। बाद में अलाउद्दीन ने सैन्य बलों की एक नियमित सूची रखने पर जोर दिया। अब गुलाम वंश के बाद जो अगली डायनेस्टी आती है उसको आप क्या बोलते हैं, खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। खिलजी डायनेस्टी में हमने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने अलाउद्दीन, जलालुद्दीन का बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था, 6 साल का, क्या ही करता। अलाउद्दीन इंपॉर्टेंट था। अलाउद्दीन के बारे में बात कर रहा है कि अलाउद्दीन जब शासक बनता है
उसने सैन्य बलों की एक नियमित सूची रखने पर जोर दिया। उसने ये बोला कि भई हमें सेना का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि हमने इतनी सेना रखी है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। कई सारे ऐसे अमीर हैं, कुलीन हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हमने आपके लिए जो सेना रखी है उसका इतना खर्चा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सेना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी आप पेपर पर तो दिखा रहे हैं कि है इतनी सेना, 500 घोड़े हैं, 500 सिपाही हैं, लेकिन असल में आपने 100 रखे हुए हैं। अब इससे क्या होता है, जब जरूरत पड़ेगी तो 100 ही सेना जाएगी ना, 500 तो आपने रखे नहीं। तो इस वजह से अलाउद्दीन ने डिसाइड किया कि सेना की एक नियमित सूची बनाई जाएगी। इसके अलावा घोड़ों को दागने की व्यवस्था भी आरंभ की गई कि भाई अब ये सेना गड़बड़ ना करे, दूसरे के घोड़े ला के रख दे, फिर जब उसकी चेकिंग हो तो उधर घोड़े पहुंचा दे। इसके लिए दाग व्यवस्था चालू की गई। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर आज भी यह व्यवस्था दिखाई देती है कि जो जानवर है उस पर अपने चिन्ह निशानी के लिए कोई टैग लगा दिया जाएगा, कान पे कहीं पे कोई निशान बना दिया जाता है। ठीक है, आजकल तो मनुष्य भी निशान बना लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं अपने आप पे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि सेना को दागने की व्यवस्था शुरुआत की गई ताकि सैनिक जांच के लिए घटिया घोड़े ना ला सके। तो उन घोड़ों की क्वालिटीज देखी जाती थी, फिर सेना पर घोड़ों पर दाग लगाया जाता था कि हाँ ये अप्रूव है, और उससे उसके नंबर्स काउंट करने में भी इजी होते थे, पहचान करने में हुलिया व्यवस्था। तो बेसिकली सेना के क्षेत्र में ये बहुत हमें एक अलग सा स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, दीवाने अर्ज का जिक्र किया, फिर अर्ज का स्पेसिफिक जिक्र किया, और बाद में सेना में क्या चेंजेस किए गए। दिल्ली के स्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। और इसी वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चलाए थे। स्पेशली हमने देखा था ये गुजरात वाले क्षेत्र में। ओके, और क्योंकि इसका इंटरेस्ट था ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना, और ट्रेड करने के लिए इसको गुजरात के बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा लाभदायक लग रहे थे कि भाई ये सही रहेगा पोर्ट हमारे ट्रेड करने के लिए। और इसी बीच जो बीच में राजपूत स्टेट पड़ रहे थे, मेवाड़, चित्तौड़, उन पर भी इसने अटैक किया था। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे बड़ी स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी की दिखाई देती है। ये सैनिकों का पूरा वेतन नगद में देने वाला पहला सुल्तान था। मतलब इसने ये पूरा अपनाया कि हमको पूरा का पूरा वेतन किस में देना है? नगद में देना है, पैसे के फॉर्म में देना है। ठीक है, सुल्तान बड़ी संख्या में हाथी भी रखते थे जिन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बोल रहे जितने भी दिल्ली सुल्तान के शासक हुए, हाथी, घोड़े काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। मतलब अच्छी किस्म के घोड़े ये अरब, फारस वहाँ से आयात किया करते थे, यही गुजरात वाले पोर्ट से। ठीक है, सेना कूच के समय सड़कें साफ करने, बाधाएं हटाने के लिए खंदके और खदान खोदने का एक दस्ता भी उससे जुड़ा होता था कि जब भी ये सैन्य अभियान चलाए, आगे का रास्ता वो लोग साफ करते रहे। घुड़सवारों का सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो अगर हम बात करें सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था की, तो हमें दिखाई देता है कि सुल्तान, सुल्तान के बाद वजीर, वजीर के बाद हमें दीवाने अर्ज एक विभाग दिखाई देता है जो सेना को मैनेज कर रहा है। सेना पर नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण सुल्तान की है, सुल्तान का है। फिर हमने सैन्य व्यवस्था के बारे में जाना कि सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था क्या थी। ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बोल रहा है कि और क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो राज्य के 2 अन्य महत्वपूर्ण विभाग थे। एक जिसको बोला जाता था दीवान ए रिसालत, और दूसरा जिसे बोला जाता था दीवाने इंशा। ये थोड़े से विभाग के नाम याद कर लेना। कभी कभी स्टेट पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवाने अर्ज का संबंध दीवाने इंशा किससे जुड़ा हुआ है, या दीवाने रिसालत का संबंध किससे? अब यहाँ पे बता रहा है कि दीवाने रिसालत क्या था। पहले का संबंध धार्मिक विषयों, धर्मार्थ संस्थाओं, सुपात्र विद्वान, धर्मपरायण व्यक्तियों के गुजारे भत्तों से था। उसका अध्यक्ष एक मुख्य होता था जिसको सद्र कहा जाता था, जो सामान्यतः कोई प्रमुख काजी होता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में काजी तैनात किए जाते थे। काजी लोग मुस्लिम विधान शरीयत के आधार पर कानून को लागू करते थे। तो बोल रहे कि जो दीवाने रिसालत है, इसका काम क्या होता था? दीवान ए रिसालत, ये जो विभाग था ना, ये धर्म संबंधित सारे कार्यों को देखा करता था, और इसका मुखिया कोई काजी होता था। और भारत में जहां पर भी सुल्तानों का रूल था, ये पूरा जो कानून व्यवस्था है वो काजी के द्वारा मैनेज कराते थे। और काजी जो है वो बेसिकली कानून व्यवस्था कोई लिखा नहीं होता था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का स्ट्रक्चर होता था। शरीयत के नियम ही कानून होते थे जिसके आधार पे काजी
पूरे का सिस्टम को मैनेज करता था। दीवाने इंशा का संबंध किससे है? दीवाने इंशा का संबंध राजकीय पत्राचार से होता था। बेसिकली ये विभाग क्या काम करता था, जैसे आज हमारे बहुत सारे एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे देश के एम्बेसडर दूसरे देश में, दूसरे देश के एम्बेसडर हमारे देश में आते हैं और वो अपने देश के हित और हमारे देश की व्यवस्था को एक तरह से मैनेज करने का काम करते हैं। ओके, तो जो भी हो, इकॉनमी रिलेटेड हो, उनके अपने सिटीजन से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड हो, कुल मिला के वहाँ की बात को रखने का और संबंध बनाने का काम ये करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उस समय में मिडेवल फेज में दूसरे देशों के साथ या दूसरे क्षेत्र के राज्यों के साथ जब भी राजा को डिस्कशन करना होता था तो वो पत्राचार के माध्यम से होता था, लिखा जाता था पत्र। ओके, बकायदा खोला जाता था, पढ़ा जाता था। तो उसको कौन मैनेज करता था? दीवाने इंशा विभाग। ये बहुत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि पत्राचार में बहुत सारी बातें होती थी, वो लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राजकीय पत्राचार से था सुल्तान और दूसरे देश के शासकों के बीच, सुल्तान और उसके मातहत हकीमों के बीच चलने वाली सभी औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार इसी विभाग के द्वारा संभाला जाता था और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। सुल्तान सल्तनत के विभिन्न भागों में वहां की घटनाओं की खबर रखने के लिए जासूस भी तैनात करते थे, जिन्हें बरीद कहा जाता था। ठीक है, बरीद कौन होते थे? देखो, कहीं पर भी कभी भी आप रूल कर रहे हो तो आंख बंद करके नहीं, स्मार्ट रूलर वही कहलाता था जो कि रूल करते हुए ये भी ध्यान रखता था कि कहीं कुछ मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही है। तो कॉन्स्पिरेसी को मैनेज करना भी उनका काम होता था। उसके लिए जासूस नियुक्त किए जाते थे जो दूसरे क्षेत्र में जाके पूरी खोज खबर रखते थे। ओके, और यहाँ पर उसे सल्तनत काल में बरीद कहा जाता था। फिरोज ने, यानी फिरोज शाह की बात करें, फिरोज शाह तुगलक की, उसने अलग से एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए। इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक किसी स्टेट पीसीएस में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था उसमें उसने नहर पर काफी काम किया, नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई व्यवस्था को काफी सुदृढ़ किया। जिस भी क्षेत्र में रूल कर रहा था केवल उतने ही क्षेत्र में, बहुत ज्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं किए। इवन दक्षिण दक्कन के काफी सारे क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए थे तो उसने जाने दिया। बंगाल पर एक दो बार अटैक करने के उसको मिलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो हारा। तो वो केवल लिमिटेड क्षेत्र में ही रूल कर रहा था और उसी को प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ करने का काम कर रहा था। तो इसी क्रम में उसने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी सार्वजनिक निर्माण विभाग भी बनाया, जिसने नहरों का तथा उसके सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया। और इस विभाग को ये काम सौंपा गया कि तुमको प्रॉपर्ली क्या करना है, नहर वगैरह का पूरा निर्माण और अन्य काम देखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, स्थानीय प्रशासन पर देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन का क्या हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो देख रहे हैं सेंटर लेवल पर। सेंटर लेवल पर कैसे चीज़ें मैनेज हो रही है वो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई एक सुल्तान था, सुल्तान ही। अब ये केवल सल्तनत काल के उसके किंगडम की बात कर रहा है, ऐसा मत सोचना पूरे भारत पे ये रूल कर रहे थे। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार बच्चे इमेजिन कर लेते कि ये भारत के शासक नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन में ये रूल कर रहे थे। वो मैंने आपको पिछली बार मैप पर भी दिखाया था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा सुल्तान की पदवी। ठीक है, सुल्तान के बाद देखा दूसरा महत्वपूर्ण वजीर का था। तीसरा हम देख रहे हैं दीवाने अर्ज दिखाई दे रहा है। फिर हमने पूरा सेना का स्ट्रक्चर देखा। फिर दीवाने इंशा हो गया, रिसालत हो गया, बरीद हो गया। ये कुछ स्पेसिफिक जो पद हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, ये तो सेंटर लेवल पर था। स्थानीय रूप मतलब कि जहाँ ये सेंटर लेवल पर चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर रहे थे। अब लोकल लेवल पर जो इनके क्षेत्र थे, गांव थे, वो कैसे मैनेज हो रहे थे? तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन में जो ऑलरेडी व्यवस्था चल रही थी उसी को चलने दिया गया। तुर्की ने या तुर्कों ने जब देश को जीता, देश, ये पता नहीं क्यों ऐसा लिख देते हैं देश को जीता, देश को तो पहली बात है जीता ही नहीं कभी भी। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वहां पर इन्होंने रूल करना चालू किया था। कभी भी पूरा देश इनके हाथ में नहीं आया था। एक छोटा सा टाइम पीरियड था तुगलक के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में अटैक तो हुए दक्षिण में, लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं किया। तुगलक के टाइम पीरियड में डायरेक्ट कंट्रोल में लिया, लेकिन जैसे वो नॉर्थ में गए ये सारे क्षेत्र इंडिपेंडेंट हो गए। तो क्यों लिखा है मुझको भी नहीं पता, लेकिन तुर्कों ने जब देश के कुछ क्षेत्रों को जीता तो अनेक भागों में बांटा इसको, जिसको एकता कहते थे। तो अब इन्होंने जिस जिस क्षेत्रों को जीता था, बोलोगे मैम लिख कर ले, मैंने किताब में जैसा लिखा है वो यहाँ पर टाइप हुआ है। देखो, जब इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तो जिन भी क्षेत्रों को ये जीत चुके थे ना, उन क्षेत्रों को इसको इन्होंने एकता में बांट दिया, छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बांट दिया। बाद में यही भूखंड प्रांत या सूबे बन गए।
अब जैसे आज आप देखते हो, बोलते हो कि इंडिया कंट्री है, एक देश है, देश के अंदर में बहुत सारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, देश के अंदर में बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट का अपना एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, स्टेट का एक अपना गवर्नमेंट होता है। यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं दिखाई देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के थ्रू। ओके, कहीं पर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिल्ली, पुदुचेरी, वो सब एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये जो आज आप देखते हो ना, देश के अंदर बहुत सारे राज्य, तो बोल रहे हैं कि सल्तनत काल में जब तुर्क क्षेत्रों को जीत रहे थे, सबसे पहले उन्होंने इक्ता में बांटा, इसे इक्ता कहा जाता था भूखंड को। ओके, जब वो छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करे थे, सॉरी, उसको इक्ता कहा जाता था। बाद में यही जो इक्ता थे ना, इसको ही प्रांत कहा जाने लग गया। एक प्रांत मतलब आज का स्टेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बाद में यही भूखंड प्रांत या सूबे बन गए। तो प्रांत, सूबा, इक्ता, ये टर्म किसके लिए यूज किया जा रहा है? इनके प्रमुख तुर्क अमीरों के बीच में बांट दिया जाता था। जैसे जब तुर्क रूल कर रहे थे ना, तो जो भी उनके महत्वपूर्ण तुर्क अमीर थे, उनको इन क्षेत्रों का नियंत्रण दिया जाता था। इनके धारकों को मुक्ति या फिर वली कहा जाता था। जो इक्ता को मैनेज करते थे, उस क्षेत्र को मैनेज करते थे, उसको मुक्ति कहा जाता था या वली कहते थे। आरंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र होते थे, उन्हें अपने भूभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकार को दे मालगुजारी वसूल करने की अपेक्षा की जाती थी। लेकिन जब केंद्र सरकार की शक्ति मजबूत हुई, तो वह मुक्तियों पर अधिक नियंत्रण रखने लग गई। जैसा कि आपने देखा था, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था दिखाई देती है। सामंतों को क्षेत्र अलॉट किए जाते हैं और वो एक हिस्सा उसका दे दिया करते थे, अपनी सेना रखते थे, सारा मैनेजमेंट करते थे। लेकिन गुप्त काल में, वर्धन काल में उस पर नियंत्रण कभी नहीं रखा गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनिशियल यहाँ पर भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि मुक्ति और वली बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के होते थे। बाद में जैसे जैसे सल्तनत काल के रूलर्स स्टेबल होते गए, उन्होंने इन मुक्ति और वली पर नियंत्रण रखना चालू कर दिया। ओके, समझ में आया? चलो, तो लोकल लेवल पर प्रशासन इन्हीं मुक्ति और वली के माध्यम से देखा जा रहा था। सूबों के नीचे, सूबा मतलब प्रांत हो गया ना, तो ये अगर सल्तनत काल का पूरा किंगडम है, तो इसमें हमें ये क्या दिखाई दे रहा है? सूबा दिखाई दे रहा है, या फिर आप इसको इक्ता बोल रहे हो, या फिर आप इसको प्रांत बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब हर एक सूबा या प्रांत में छोटे छोटे हमें क्या दिखाई देते थे? शिक दिखाई देते थे, और हर एक शिक के नीचे परगने होते थे। ठीक है, शिक मतलब कई सारे गांव का जो ग्रुप होता था ना, ऐसे ग्रुप्स को शिक कहा जाता था, और उसके अंदर परगना बेसिकली गांव को इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, इन इकाइयों के प्रशासन के बारे में हमें कुछ अधिक जानकारी नहीं मिलती है। परगने का प्रमुख आमिल हुआ करता था, बस इतना पता लगता है। क्यों हमें इन लोकल गवर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता लगता है? जैसे जो यहाँ पर बात किया जा रहा है शिक की, परगना की, इसका जिक्र क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ज्यादातर जो उस समय के इतिहासकार थे, वो राजतंत्र के बारे में ही ज्यादा लिख रहे थे, सुल्तानों के बारे में, उनके जो उस समय के अमीर तुर्क थे उनके बारे में ज्यादा लिखा जाता था। तो इनके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या था? तो ये बता रहा है कि सेंट्रल लेवल पर आपको सल्तनत काल का एम्पायर दिखाई दे रहा है, उसको इक्ता सूबों में बांटा गया है। इक्ता सूबों के अंदर हमें शिक दिखाई दे रहे हैं, और हर एक शिक के नीचे परगना दिखाई दे रहा है। परगने का हेड आमिल होता था। गांव का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति दिखाई देता था, उसको खुद और मुकद्दम कहा करते थे। ठीक है, आज भी आप गांव में जाइए, गांव में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? उस गांव का जो मुखिया होगा। अब तो सरपंच वाला स्ट्रक्चर आ गया है, तो भी जो हमें पंचायत दिखाई देती है, उसी का ज्यादा महत्व होता है ना। तो बोल रहे कि गांव में सबसे पावरफुल इस समय कौन होता था? मुकद्दम, जिसे मुखिया कहते थे, या फिर उस गांव में जो भूस्वामी वर्ग होते थे, जमींदार वर्ग होते थे, जिसे खुद कहा जाता था। तो गांव में खुद और मुकद्दम, ये दो बहुत पावरफुल हमें होते हुए दिखाई देते, जो आज भी हमारे ग्रामीण सभ्यता का दो महत्वपूर्ण वर्ग है। इसके अलावा हमें पटवारी के बारे में भी सुनने को मिलता है। पटवारी आज भी हमें गांव में दिखाई देते हैं, जनरली जो लेखा जोखा रखा करते हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया स्थानीय प्रशासन के बारे में कि किस तरह से हमें इक्ता दिखाई दे रहे हैं।
इक्ता, सूबा या प्रांत जिसे आप बोल रहे हो, फिर उसके नीचे आपको शिक दिखाई दे रहा है, शिक के नीचे परगना, परगने का प्रमुख आमिल दिखाई दे रहा है। फिर बोल रहे हैं गाँव के स्तर पर, मतलब परगना में कई सारे गाँव होते थे, गाँव के स्तर पर जो हेड हैं, जो मैनेज कर रहे हैं वो कौन है? खुद और मुकद्दम है। खुद जमींदार वर्ग, मुकद्दम मुखिया वर्ग। ओके, चलो अभी आ जाते हैं इनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर, यानी इनका आर्थिक और सामाजिक जीवन हमें किस तरह का दिखाई देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हमें आर्थिक और सामाजिक जीवन। इनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था तो हम पढ़ेंगे ही कि नगरों का क्या स्ट्रक्चर था, करेंसीज चल रही थी, नहीं चल रही थी, व्यापार किस तरह से हो रहा था, नहीं हो रहा था, एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था, वो हम जानेंगे। सामाजिक व्यवस्था में हम जानेंगे दो ग्रुप्स जिसको हम वल्नरेबल सेक्शंस बोलते हैं। एक विमेंस, महिलाओं की क्या स्थिति थी, दूसरा समाज में ऊंच नीच का क्या ढांचा था। और यहाँ पर हम, क्योंकि सल्तनत काल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक नहीं बल्कि दो डोमिनेटेड रिलीजन दिखाई दे रहे। एक आपका हिंदू रिलीजन, दूसरा आपका इस्लाम। तो यहाँ पर केवल समाज में हिंदू नहीं बल्कि इस्लाम के कंटेक्स्ट में भी बात की जाएगी कि क्या उनके समाज में ऊंच नीच है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है जनता की। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका ओके, जनता की आर्थिक दशा के बारे में हमारी जानकारी बहुत ही कम घटनाओं में थी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि उस समय हिस्टोरियंस ज्यादातर किसके बारे में लिखते थे, राजा महाराजा के बारे में ही लिखा जाता था। तो जनता के बारे में हमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता लग पाता है। वे कभी कभी वस्तुओं के दाम के बारे में अवश्य बतलाते हैं। अब यहाँ पर हमें जो भी आम जन के बारे में पता लगा है वो किससे पता लगता है, तो यहाँ पर एक नाम का जिक्र किया जाता है, इब्न बतूता। उत्तरी अफ्रीका का निवासी था इब्न बतूता, जो 14वीं सदी में भारत आया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इब्न बतूता किसके साथ भारत आया था। ओके, 14th सेंचुरी का मतलब है कि 1301 के बाद इब्न बतूता भारत आया और 8 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा था। ठीक है, और उस समय इसने पूरे भारत में दूर दूर तक भ्रमण किया और भारत के बारे में काफी सारी जानकारियां इसको मिली और इसने इस जानकारी को बहुत ही रोचक तरीके से एक्सप्लेन किया है। इब्न बतूता बताता है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, ये बोलता है कि भाई यहाँ पे इतने फर्टाइल हमें लैंड दिखाई देते हैं, इतनी उपजाऊ मिट्टी मिलती है कि साल में 2 फसलें पैदा की जा सकती है। और आज तो आपको दिखाई भी देता है ना, तो ये बताते हैं कि देखो कितनी उपजाऊ मिट्टी है कि पूरे साल एक नहीं बल्कि 2-2 फसल ये लोग काट लिया करते हैं। धान साल में 3 बार बोया जाता है। तिल, नील, कपास की भी खेती होती है और तेल पेराई, गुड़ बनाना, कपड़ों की बुनाई, रंगाई आदि ग्रामीण उद्योग के आधार थे। तो जो हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है, इब्न बतूता से। ओके, ये थोड़ा सा ग्रामीण समाज के बारे में बोलता है कि ग्रामीण समाज कैसा था, कृषि आधारित था। कृषि काफी उन्नत व्यवस्था में थी, उन्नत स्थिति में थी। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई देता है कृषि हमें काफी उन्नत स्थिति में दिखाई देता है और हमें पता लगता है कि साल में 2-2 फसलें, 3-3 फसलें काटी जा रही थी। ग्रामीण लेवल पर जो उद्योग का आधार है, तो बोल रहे ग्रामीण उद्योग जो है, छोटे छोटे उद्योग जैसे तेल पेराई का, गुड़ बनाने का, कपड़ों की बुनाई, रंगाई, ये सब हमें कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर बोलता है किसान और ग्रामीण अभिजात वर्ग के बारे में। पहले की तरह आबादी में विशाल बहुमत किसानों का था। हमेशा ही इन किसानों का ही बहुमत ज्यादा रहता है क्योंकि यही तो खेती कर रहे होते हैं। गांव के दस्तकार बटाईदारों को छोड़कर गांव में एक अधिक समृद्ध किसान भी था जो अपनी जमीनों का मालिक हुआ करता था। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो किसानों की थी। किसान के अलावा हमें गांव में और कौन से ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दस्तकार, बटाईदार। बटाईदार वो होते थे जिनकी अपनी जमीन नहीं होती थी, उनको कोई अपनी अपनी जमीन, जो जिसका मालिक है वो अपनी जमीन दे देता था कि देखो तुम हमारे इस जमीन पे खेती करो, इसका इतना हिस्सा तुम हमको दे देना अनाज का और बाकी तुम खुद रख लेना। तो उसको बटाईदार कहा करते थे।
और दस्तकार जो ये छोटे-छोटे सामान बना रहे हैं, कपड़े, रंगाई, बुनाई ये सब, ठीक है? तो बोल रहे गाँव में किसान वर्ग है, इसका ही डोमिनेशन हमें दिखाई देता है, डोमिनेटिंग ग्रुप में हमें ये दिखाई देता है, अगर हम पॉपुलेशन वाइज़ बात करें। बोल रहे इसको अगर हम कैटेगराइज़ करें तो हमें इसमें दस्तकार दिखाई दे रहे हैं, बटाईदार दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसे किसान भी हैं जिनकी खुद की ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है? ये काफ़ी संपन्न वर्ग में आते थे। वे गाँव के मूल निवासी माने जाते थे और पंचायतों पर इनका काफ़ी प्रभाव होता था। गाँव के मुखिया, मुकद्दम, अभी हमने पढ़ा था ना खुद मुकद्दम, तो गांव के मुखिया मुकद्दम और छोटे भूस्वामी खुद का जीवन स्तर सबसे ऊंचा होता था। थोड़ी सी इनकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी होती थी, रहन सहन, खान पान, महीन सूती वस्त्र, महीन रेशमी वस्त्र, इन सब का ये उपयोग करते थे। ये लोग इतने समृद्ध होते थे, कौन, खुद और मुकद्दम, कि कीमती अरबी इराकी घोड़ों पर सवार किया करते थे और महीन कपड़े पहनते थे। ये इनके पहनावे ओढ़ावे से ही इनका स्टेटस पता लग जाता था। तो ग्रामीण समाज में हमें दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, वर्ग आधारित विषमता हमको दिखाई देती है। एक तरफ तो आपको बटाईदार, दस्तकार दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको समृद्ध वर्ग में खुद और मुकद्दम दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की और उनके बहुत से विशेषाधिकार छीन लिए। किसके विशेषाधिकार छीन लिए? खुद और मुकद्दम के। हमें पता लगता है कि आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी इन पर काफी कंट्रोल करता है और अलाउद्दीन खिलजी ने केवल इन खुद मुकद्दम पर नहीं, बल्कि जो तुर्क अन्य सरदार थे, अमीर थे, उन पर भी काफी नियंत्रण स्थापित किया था, जिन जो इक्ता के मालिक थे। तो जो इक्तेदार थे या फिर खुद थे, मुकद्दम थे, उन सब पर नियंत्रण स्थापित कर रहा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तब भी लगता है कि उनका जीवन साधारण किसानों से काफी ऊंचा ही था। अलाउद्दीन की मौत के बाद वो वापस से अपने पुराने स्टेटस पर पहुंच जाते हैं। उच्च जीवन स्तर वाला एक और भाग हिंदू रायों का था। यहाँ पर जिन हिंदू रायों की जिक्र की गई है, ये भी भूमि के मालिक होते थे। इनका भूमि पर मालिकाना हक हमें दिखाई देता था। तो ये स्वायत्त राजाओं की तरह दिखाई देते थे, जिनमें से अनेक अपने क्षेत्र पर मजबूती से बने रहे। बलबन के दरबार में हिंदू राय के आने वाले अनेक बलबन के दरबार में हिंदू रायों के आने के अनेक हवाले मिलते हैं। तो बोल रहे कि हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है गांव के स्तर पर, जिसे हिंदू राय कहा जाता था। ये भी भूस्वामी वर्ग ही होता था, जो अपने क्षेत्र का खुद मैनेजमेंट तक करता था। एक छोटे क्षेत्र के इंडिपेंडेंट रूलर जैसा ये बिहेव करते थे, जो हमें सल्तनत काल में दिखाई देते हैं। सभी के समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्यापार, उद्योग, सौदागर, इनका क्या स्थिति था अर्थव्यवस्था में? अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत की चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा धीरे धीरे स्थापित हुई दिल्ली में, जिससे देश में व्यापार में वृद्धि हुई। देखो, जहां भी ट्रेड होगा, व्यापार तो तभी बड़े लेवल पर होगा जब करेंसी होगी। अब कोई भी बच्चा इसमें उसको ना ले ले, जो ये आपका एक्सेप्शनल केसेस हैं। ओके, तो कोई भी बच्चा इसको उन एक्सेप्शनल केसेस में ना ले ले कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस समय भी तो व्यापार होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब व्यापार होता था, तब आपने वहां पर उस समय करेंसी सिस्टम नहीं था। वो जो व्यापार उस समय होता था वो छोटे लेवल पर। सिंधु घाटी क्षेत्र कहाँ पर था? एक इंडस रिवर के चारों ओर बसा हुआ था। यहाँ पर हमें एम्पायर्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमें सेना का ढांचा दिखाई देता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तभी फल फूल रही है जब खेती अच्छी हो रही है और जब व्यापार अच्छा हो रहा है। और व्यापार बहुत ही सुगमता के साथ तभी हो सकता है जब एक प्रॉपर करेंसी हो। करेंसी के बिना बार्टर सिस्टम पर बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड करना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें दिखाई देता है कि करेंसी अच्छे लेवल पर फ्लो में था और इसकी वजह से व्यापार की वृद्धि हुई। इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद, देवगिरी, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाई थी, आकार में दिल्ली के बराबर था और यह उत्तर दक्षिण के बीच में व्यापार वृद्धि का काम कर रहा था। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है, क्योंकि उसने दक्षिण भारत में जो इनडायरेक्टली क्षेत्र नियंत्रण में थे, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के।
उसको डायरेक्टली नियंत्रण में कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिर वो इस क्षेत्र की तरफ, दक्षिण की तरफ नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करने की पॉलिसी लाता है देवगिरी दौलताबाद में, ठीक है। तो कैपिटल शिफ्टिंग का उसका पूरा प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बाद में वो लौट जाते हैं दिल्ली। लेकिन ये जो दौलताबाद में उसने अपनी कैपिटल बनाई थी, दूसरी कैपिटल, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उत्तर और दक्षिण की तरफ इसने एक महत्वपूर्ण क्या बोल सकते हैं, पुल का काम किया, ठीक है। मतलब एक आवाजाही इससे ज़्यादा बढ़ी, उत्तर और दक्षिण की तरफ सांस्कृतिक, व्यापारिक आवाजाही हमें यहाँ पर चलते हुए दिखाई देती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में लाहौर, मुल्तान, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस बता रहा है ट्रेड के लिए, कि उत्तर पश्चिम में आपको पता है लाहौर मुल्तान वाला क्षेत्र हो गया, पूर्व में कड़ा इलाहाबाद वाला जो रीजन है वहाँ पर, और लखनौती, ठीक है, इलाहाबाद और लखनऊ वाला रीजन। इसके अलावा पश्चिम में अनहिलवाड़ा, पाटन, कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात उस समय के दूसरे महत्वपूर्ण नगर थे। तो बोल रहे जहां पर भी व्यापार होगा वहां पर बड़े बड़े नगरों का विकास होगा, और यहाँ पर इसी वजह से कई सारे बड़े बड़े नगर हमें उद्भव होते हुए दिखाई देते हैं। चाहे हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, यहाँ पर बात कर रहा है लाहौर की, पेशावर की, ये इंडिया का नदन जो गंगेटिक रीजन है वहाँ पर बात कर रहा है, लखनऊ की, इलाहाबाद की। इधर आ जाइए पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर भी बात कर रहा है। अच्छा खासा कई सारे ऐसे सिटीज़ डेवलप हुए हैं जो दिखाते हैं कि इस समय व्यापार काफ़ी फल फूल रहा था। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्य आवश्यक रहा होगा। बंगाल और गुजरात के नगर अपने उम्दा कपड़ों के लिए, अब ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ दिखाई दे रही हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली ट्रेड सेंटर्स भी थे, यहाँ से अच्छा खासा व्यापार किया जा रहा था। तो यहाँ पे जिक्र कर रहा है, थोड़े से पॉइंट्स बता रहा है। बंगाल और गुजरात वाला जो क्षेत्र था, इधर बंगाल इधर गुजरात, अपने उम्दा कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस था। बंगाल का सोनार गांव अपने कच्चे रेशम और महीन सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। भारत दूसरी बहुत सी दस्तकारियों के लिए भी मशहूर था, जैसे चमड़े का काम, धातु का काम, कालीन साजी, फर्नीचर समेत लकड़ी के काम, पत्थर की कटाई, ये सारे काम भारत में ग्रामीण स्तर पर चल रहे हैं। तो बड़े नहीं, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे उद्योग हमें इस समय फलते फूलते दिखाई दे रहे हैं। और इन उद्योगों में जो वस्तुएं बन रही हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कहाँ? यूरोपियन देशों में, या सेंट्रल एशिया वाला रीजन हो गया, उन क्षेत्रों में, साउथ ईस्ट एशिया में भी इन वस्तुओं की डिमांड थी। तुर्कों ने कुछ नई दस्तकारियां भी शुरू की जिनमें कागज का उत्पादन शामिल था, ठीक है। तो कागज का उत्पादन सबसे पहले चीन में हो रहा है, वहां से मूव करके यूरोप में गया और फिर मूव करके किधर आ रहा है? भारत में। तो तुर्कों ने भारत में एक नई व्यवस्था चालू की कि खुद कैसे हमें कागज का उत्पादन करना है। लाल सागर, फारस की खाड़ी के किनारे पर बसे देशों के व्यापार में भारतीय कपड़े पहले ही अपना स्थान बना चुके थे। और ये जो भारतीय कपड़े आपको एंशिएंट टाइम पीरियड से अपना स्थान बनाते हुए दिखाई देते हैं, मिडिवल में और मजबूत होंगे, इवन मॉडर्न में और परिपक्व दिखाई देते हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उस समय देखते हैं कि जो भी यूरोपीय कंपनीज भारत में आती है, भारतीय वस्त्रों का बड़े लेवल पे डिमांड था यूरोप में। तो महीन सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्रों की यूरोप में डिमांड थी, यहाँ से मूव करके यूरोप भेजते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय वस्त्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो भारतीय वस्त्र जो है ना, कपड़े, ये शुरू से ही डिमांड में रहे हैं। पश्चिमी एशिया से भारत उच्च कोटि के कपड़े, कांच के सामान, निसंदेह घोड़ों का आयात किया जाता था। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम उधर से आयात कर रहे हैं। तो पश्चिमी एशिया से भारत किन चीजों का आयात कर रहा है? कुछ उच्च कोटिंग के कपड़े, जैसे साटन वगैरह के कपड़े आयात कर रहा है। कांच के सामान उधर बहुत अच्छे मिलते थे, वो हम आयात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो, ये तो खैर शौक में आयात करा जा रहा है, जिसकी जरूरत थी वो क्या थी? अच्छी क्वालिटी के घोड़े हम वहां से आयात करते थे, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात हम चीन से कर रहे थे। भारतीय कपड़ों के बदले अफ्रीका से हाथी दांत और दक्षिण पूर्वी एशिया से मसालों का आयात होता था। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत से ही वस्तुओं का आयात हो रहा है। अगर भारत से हम बात करें तो नो डाउट हमारे वस्त्रों का बहुत ज़्यादा डिमांड था। जो हमारे अन्य दस्तकारों के द्वारा सामान बनाया जाता उनका भी डिमांड था। लेकिन भारत भी कुछ वस्तुओं का आयात कर रहा था। उसमें कुछ ऐसी थी जो विलासितापूर्ण वस्तुएं थी और कुछ ऐसी थी जो कि आवश्यक वस्तु थी। चूंकि व्यापार का संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि भारत केवल निर्यात कर रहा है, हम आयात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा निर्यात बहुत ज़्यादा था। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हमेशा ज़्यादा था। और जब भी किसी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो व्यापार संतुलन उसके पक्ष में होता है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है किस चीज़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर रूल करेगी, उस समय
सॉरी उस समय भी हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के बावजूद वो हमारे फ़ेवर में नहीं था, वो हम वहाँ समझेंगे। यहाँ इतना ध्यान रखिए कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और ये हमारे फ़ेवर में था। तो कुल मिलाकर ये जो व्यापार संतुलन था, ये भारत के पक्ष में था और पश्चिम दोनों तरफ के देशों से भारत में सोना और चांदी आ रहे थे। मतलब जब व्यापार हमारे पक्ष में था, कोई इंटरनेशनल करेंसी तो थी नहीं, तो लोकल लेवल पर तो हम करेंसी इश्यू कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किसी देश को हमारा सामान चाहिए, बड़े लेवल पर उसकी डिमांड है, तो वो हमको क्या देगा? करेंसी देगा बदले में ना। तो भाई हमारा सामान ले रहा है बदले में करेंसी, तो क्योंकि हमारा निर्यात बहुत ज़्यादा था, लगातार दूसरे देशों से सोना चांदी भारत में आ रहा था। इस वजह से भारत को सोने की चिड़िया ये सब संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि धातु बहुत बड़े लेवल पर मूव करके इंडिया में आता था। ठीक है, उन दिनों डाकू, लुटेरे, विभिन्न बटमार कबीलों के कारण यात्रा हमेशा जोखिम भरी रहती थी। आपने पहले भी सुना होगा, आज नहीं, आज से 20, 25, 30 साल पहले नॉर्मल भी आप एक जगह से दूसरी जगह कभी गाड़ी से ट्रैवल करते थे, बोलते थे रात में मत जाओ, कहीं रास्ते में कोई लूट ना ले, इस तरह से। या आज भी शादी विवाह करते हैं, कहीं जाते हैं रास्ते में गाड़ी से, तो बोला जाता है कि ज़्यादा ज्वेलरी, ज़्यादा पैसे कैरी मत करिए, है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि देखिए उस समय ये जो ट्रेड भी होता था, ये ऐसा नहीं था कि बहुत ही ईज़ी होता था। कई-कई बार व्यापारियों को अपने सामान से, अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाता था, अपने जान से भी हाथ धोना पड़ जाता था, क्योंकि लगातार डाकू लुटेरों का खतरा मंडराता रहता था। पर शाही सड़कें अच्छी हालात में रखी जाती थी तथा यात्रियों के कोशिश की जाती थी उनको आवास और सुरक्षा दिया जा सके। तो जितने भी हमें इस समय के रूलर्स दिखाई देते हैं, वो ये कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, जब ट्रेड बढ़ेगा। और ट्रेड बढ़ने के लिए वो कोशिश करते थे कि शाही रूट्स बनाएं, इसके अलावा वहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी अच्छी हो, जो व्यापारी हो उनके रुकने के लिए हम कहीं व्यवस्था करें, उनको पानी खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। वरना यहाँ से व्यापार करने निकले और कहीं खाना पानी मिल ही नहीं रहा, रास्ते में इतना डेवलपमेंट तो नहीं हो गया था ना, घने जंगलों के बीच से आप जा रहे हो तो फिर मर जाएगा आदमी। तो इस वजह से व्यापार करने के लिए जगह जगह पर ठहराव का स्थान बनाया जाता था। देश के एक से दूसरे भाग तक तेजी से डाक भेजने के इंतजाम किए गए। डाक भेजने का इंतजाम मतलब यहाँ से वहाँ तक सूचना भेजना है। सूचना, अब कोई ऐसा फ़ोन वाला या कोई सिस्टम तो था नहीं, तो ये सूचना या डाक जो भी भेजी जाती थी, किससे? एक घोड़े से दूसरे घोड़े के, मतलब जगह जगह पे इस तरह से अपॉइंट होते थे घुड़सवार। यहाँ से तेजी से एक घोड़े को लेकर दौड़ता हुआ, सॉरी घोड़े पर चढ़कर घोड़े दौड़ाता हुआ एक सिपाही जा रहा है, वो जाकर दूसरे के हाथ में वो पर्चा दे देगा या जो भी डाक है वो दे देगा। कुछ किलोमीटर तक वो तेज़ी से काम करता है, क्योंकि बहुत अकेले वो नहीं मूव कर सकता। फिर वो किसी दूसरे के हाथ में आगे देगा, फिर तीसरे के हाथ में देगा। इस तरह से तेज़ी से ये सर्कुलेट किया जाता था। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक भाग से दूसरे भाग तक तेज़ी से डाक व्यवस्था पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया गया था। कैसे? घोड़े बदल-बदल कर ये काम किया जाता था। इस काल में संचार में सुधार, जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार वृद्धि के कारण आर्थिक जीवन में तेजी आई। तो अगर हम सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो कुल बोल रहा है कि अच्छा खासा व्यापार हो रहा है, अच्छी खासी अर्थव्यवस्था है, और जो व्यापार है वो भी अधिशेष हमारे कंटेक्स्ट में है, मतलब निर्यात ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो वो हमारे फेवर में है। भारत में अच्छे खासे धातु मूव करके आ रही है, सोना आ रहा है, चांदी आ रहा है। फिर बोल रहा है तुर्कों ने अनेक नए शिल्प और तकनीकों का आरंभ किया, उन्हें लोकप्रिय बनाया, जो भारत में उनका एक योगदान दिखाई देता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विकास क्रम रहट। रहट क्या होता था? रहट के आने से सिंचाई और ज़्यादा सुविधाजनक हो गई, जिसे गलती से पर्शियन व्हीलर व्हील भी कहा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार था। रहट कैसे? रहट जो है, जैसे आप पानी भरते हैं जब कुएँ से, तो वो जो एक गोल चक्का सा लगा रहता है, उसके आने से थोड़ी-सी व्यवस्था और ईज़ी हो गई, ठीक है? सिंचाई में और सुविधा आ जाएगी। कागज़ बनाना, काँच बनाना, चरखा बुनाई के लिए सुधरी, इन सब से और ये सब जो है शिल्प के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ बेहतर गार के उपयोग का जिक्र भी किया गया है। आगे चल के और अच्छी क्वालिटी के हमें इस समय गार बनते हुए दिखाई देते हैं, जो हम ईंटों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं गार, जब भी कोई बिल्डिंग बनानी होती है। जिसके कारण तुर्कों ने मेहराबों और गुंबदों पर आधारित शानदार स्थापत्य बनाई, शानदार इमारतें बनाई। तो इस समय अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर फल फूल रही थी। नए-नए हमें शिल्प दिखाई देते हैं, नई-नई तकनीक दिखाई दे रही है, रहट दिखाई दे रहा है, अच्छा गार बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब लास्ट बोल रहा है सुल्तान और कुलीन, ठीक है? इनका जीवन स्तर कैसा था? सुल्तान और उसके प्रमुख अमीर
कुलीन का जीवन स्तर उस समय की दुनिया के सर्वोच्च मानदंड अर्थात पश्चिमी और मध्य एशिया के इस्लामी दुनिया के शासक वर्गों के जीवन के समकक्ष था। तो भारत में जो सल्तनत काल हमें दिखाई देता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस समय यहाँ पर सुल्तान जिसके पास में एक्चुअल में पावर थी और उसके अंदर हमें बहुत सारे कुलीन वर्ग दिखाई देते हैं। बोले कि उनकी लाइफस्टाइल, जैसे ब्रिटिश हम पर रूल करेंगे ना, बोलेगे अरे यार तुम क्या थे। तो अगर आप मौर्यंस की बात करें या इस टाइम सुल्तानों की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनका एक लाइफस्टाइल अलग ही लेवल था। इवन कंपेयर करते हुए बता रहा है कि सुल्तान और जो प्रमुख अमीर थे उनका जीवन स्तर उस समय दुनिया के सर्वोच्च मानदंड अर्थात पश्चिमी और मध्य एशिया के जितने भी इस्लामी दुनिया के शासक हैं उनके समकक्ष भारत में सुल्तानों की लाइफस्टाइल थी। हिंदू शासकों की ही तरह भारत के लगभग हर सुल्तानों ने अपना महल बनवाया। इसके पहले आप बहुत सारे रूलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसको हिंदू काल नहीं कहने का है क्योंकि बेसिकली ना इसको इस्लाम काल कहना है ना उसको हिंदू काल कहना है। उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बताकर आ चुकी हूँ। तो हमने देखा कि इस्लाम का उद्भव भी काफ़ी बाद में हुआ। उसके पहले हमें सनातन धर्म दिखाई दे रहा है या बुद्धिज़्म जैनिज़्म के फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो हमें सनातन रिलीजन या बुद्धिज़्म जैनिज़्म के फॉलोअर वाले रूलर दिखाई देते हैं उन्होंने बहुत बड़े-बड़े महल बनवाए थे। ऐसे ही सल्तनत काल में दिखाई दिया कि इन सुल्तानों ने भी काफ़ी महल बनवा लिए थे। शाही कारखाने, ये शाही कारखाने क्या होते थे? बेसिकली इन कारखानों में, इन जगह में राजा के उपभोग की विलासितापूर्ण वस्तुएं रखी होती थी। जैसे कि वो रेशम के वस्त्र पहनते हैं, सोना चांदी धारण करते हैं। ऐसी कीमती वस्तुएं इन कारखानों में रखी जाती थी, महल के अंदर ही होते थे। वे चुनिंदा और दुर्लभ वस्तुओं के भंडार घर भी होते थे। बहुत ही यूनिक टाइप की चीजें जो राजा कैरी करता था, उसकी विलासिता से संबंधित चीजें ऐसे कारखानों में रखी जाती थी। तो इनकी लाइफस्टाइल आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। लगभग हर सुल्तान का एक हरम होता था। हरम क्या होता था? तो हमें पता लगता है कि इस टाइम पे एक नई व्यवस्था आई थी, हरम जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें रानियां हुआ करती थी और विभिन्न देशों की कनीजों की एक बड़ी तादाद होती थी। तो राजा उस समय कई कई शादियां करते थे, सुल्तान बेसिकली। तो सुल्तानों की या उनके राजकुमारों की जितनी भी पत्नियां होती थी वो जिस जगह पर रहती थी उसे हरम कहा जाता था। और उन रानियों की सेवा के लिए अलग अलग देशों से दासियों को बुलाया जाता था जिन्हें कनीज कहा करते थे, कहा कहते थे। अमीर लोग तड़क भड़क का, अब ये तो राजा का लाइफस्टाइल बताया, उसके रानी का लाइफस्टाइल बताया। अब बात कर रहा है अमीरों की। अमीर या कुलीन वर्ग जो थे, अमीर लोग तड़क भड़क का जीवन जीने के बारे में सुल्तान की नकल करने की कोशिश करते थे। ये एक कॉपी करने की कोशिश करते थे सुल्तान को कि भाई वो ऐसा कपड़ा पहना, प्रॉपर तो नहीं कर पाएंगे, वो सुल्तान है, उसके पास में ज़्यादा पैसा है। तो ये काफ़ी कुछ उस जैसा बनने की कोशिश करते थे। उनके पास रहने के लिए आलीशान मकान होता था, कीमती वस्त्र पहनते थे, नौकर चाकर गुलाम ये सब उनसे उनसे ये अमीर घिरे रहते थे। वे शानदार भोज समारोह का आयोजन भी समय समय पर किया करते थे, जो हमें इस समय दिखाई देता है। ठीक है, आगे बोलता है राइटर, वे शानदार भोज और समारोह का आयोजन करते थे, आपस में प्रतियोगिता भी करते थे। मतलब इन अमीरों के बीच में कंपटीशन होता है। जैसे आजकल देखो ना आप, जो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के लोग थे वो थोड़े से अपर मिडिल क्लास में चले गए हैं। जैसे किसी के बच्चे पढ़ लिख गए या खुद कोई अच्छी जॉब करने लग गए। सोसाइटीज़ में देखो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, इसने ऐसे बर्थडे मनाया हमको ऐसे मनाने का है, इसने ये वाला लहंगा पहना हमको ये पहनने का है। मतलब एक उनमें ही आपस में होड़ लगी रहती है। पता नहीं किस चीज़ की होड़ है, दिमाग नहीं चल रहा है कि तुम खुश हो कि नहीं हो, लेकिन हाँ, उसका इतना पैसे का है तो मुझको भी इतने का खरीदने का है, वो ये यूज़ कर रहा है तो मुझको भी चाहिए। तो इसी तरीके का होड़ उस समय लगा था। अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए होड़ लगी रहती थी इन अमीरों में, जो कई बार आपस में इनके टकराव का कारण भी बन जाती थी। ठीक है, कुछ कुलीन कलाकार और साहित्यकारों को भी संरक्षण देते थे। सोचो कितने ज़्यादा ये प्रॉस्पर होंगे, समृद्ध होंगे कि ये कलाकारों को संरक्षण दे रहे थे, उनको अपने संरक्षण में रखा करते थे। ठीक है, नगरीय जीवन, दास, दस्तकार और अन्य, यहाँ पर बात कर रहा है कि किस तरह का उस समय नगर में हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अनेक नगर सैनिक मूलतः छावनियों के पास विकसित हुए। इस समय एक नई चीज दिखाई दी थी कि ज्यादातर नगर कहाँ विकसित हो रहे थे, जहां पर हमें सैन्य छावनियां दिखाई दे रही थी, जो सिपाहियों को खाद्य पदार्थ, वस्तु, सेवा की आपूर्ति करते थे। और इसी वजह से हमें पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण के लिए बाजार की नीति लेकर आया था। इवन जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी दौलताबाद इसी पर्पज़ से। उसको पता था जहाँ पर सेना रहती है उसके आसपास नगर विकसित हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने रखी है, उसका भोजन, उसकी अन्य वस्तुओं की ज़रूरत के लिए वहाँ पे बड़े लेवल पर लोग आएँगे, उसकी आपूर्ति करेंगे, पूरा मार्केट बन जाएगा, मार्केट बनेगा, लोग वहीं रहने लग जाएँगे, धीरे-धीरे उनके पास पैसे आएँगे तो वो प्रॉपर घर खरीद लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो एक सिटी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखाई देता है। कहाँ पर? जहाँ पर सेना रहा करती थी, सैन्य छावनी के आसपास। कालांतर में इन्हीं में से अनेक नगर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी उभर कर आते हैं। इनमें अनेक कम स्थिति वाले अमीर, बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय चलाने वाले बाबू आदि होते थे। बड़ी संख्या में हमें दुकानदार, दस्तकार, भिखारी, ये सब हमें नगर में दिखाई देते हैं। जैसे हर एक नगर में होता है, ये क्या रटने वाली चीज़ है? हर नगर में हमें ये लोग दिखाई देंगे। भारत में तथा पश्चिमी एशिया और यूरोप में भी लंबे समय से दास प्रथा चलती थी। अब नगर की बात करें तो नगर इस समय नो डाउट थे, बहुत ज़्यादा नगर दिखाई देते हैं, जो किस जगह पे? जहाँ पर सैन्य छावनियाँ थी। दूसरा, दास व्यापार। तो दास व्यवस्था भारत में भी थी, यूरोप में भी थी, पश्चिमी एशिया में भी थी, लेकिन इन सभी अगर दासों की स्थिति की जिक्र करें तो वो थोड़ी-सी डिफरेंट दिखाई देती है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम दासों की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि हिंदू शास्त्र में एंशिएंट टाइम पीरियड से ही अलग-अलग प्रकारों के दासों की जिक्र किया गया, उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है? स्वामी के घर में जन्मे, खरीदे हुए, जीते हुए, उत्तराधिकार के रूप में पाए हुए अलग-अलग प्रकार के दास हमें दिखाई देते। कुछ ऐसे जो कि अपने ही जिसके घर उनके मम्मी-पापा थे, दास बनकर उन्हीं के घर वो वापस पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे दास जिनको खरीदा गया है, कुछ ऐसे कि दूसरे क्षेत्रों पे कब्जा किया, उनको जीता गया है, और कुछ उत्तराधिकार में पाए हुए कि उनके पिता के दास थे जो कि बच्चे को मिल गए आगे। तो इस तरह से बहुत सारी दास व्यवस्था ऑलरेडी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई है। अरबों ने भी दास प्रथा को अपनाया और बाद में चलकर तुर्कों ने भी। युद्ध में बंदी बनाना दास पाने का सबसे आम ढंग होता था कि जब वॉर हो तो जो भी आपके ऑपोजिट लड़ रहा है वो हारे तो उसके लोगों को बंदी बनाकर आपने दास में कन्वर्ट कर लिया। थोड़ी संख्या में दासों का आयात भी किया जाता था, यानी केवल भारत में लोकल दास नहीं होते थे, कुछ दासों को आयात भी करते थे अफ्रीका से, मुख्यतः अफ्रीका में एब्सीनिया वाला जो रीजन है वहां से। बोल रहे कि ये दास जो है क्या काम करते थे? मुख्यतः ये घरेलू कामों के लिए ही प्रयोग किया जाता था और अपने किसी विशेष कौशल के कारण इन्हें कभी-कभी खरीदा जाता था। अब जैसे आप देखते हैं ना पश्चिमी एशिया, वहां पर दासों की दो कैटेगरी थी, एक सैन्य दास होते थे और एक घरेलू काम। भारत में हमें ज्यादातर जो दास ओरिजिनली दिखाई दिए वो घरेलू काम के लिए ही उन दासों का प्रयोग किया जाता था। अब ये दासों का स्टेटस क्या होता था? दासों को विवाह करने, खुद व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार होता था कि आप शादी विवाह कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ ऐसे दास हैं जो अपनी संपत्ति पैसा इकट्ठा कर करके बना सकते हैं। आय की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें पता है कि नगर के जितने भी कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उनकी जीवन दशा बहुत कठोर रही होगी, अच्छी नहीं थी। अगर हम नगरों की बात कर रहे हैं, जो सिटीज है उसमें हमें अलग अलग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक सैन्य वर्ग दिखाई दे रहा है, एक शासक वर्ग दिखाई दे रहा है, कुलीन वर्ग दिखाई दे रहा है, अभिजात्य वर्ग। जैसे ग्रामीण का देखा वो तो अलग हो गया, ठीक है। इसके अलावा नीचे स्तर पर देखें तो हमें पता लगता है कि जो वहां पर श्रमिक हैं, कारीगर हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं था। वो लोग के लिए एक नॉर्मल सर्वाइव करना भी बहुत टफ रहा होगा। इस तरह मध्यकालीन समाज भारी असमानताओं का समाज था। एक तरफ आपको वर्चस्वशाली कुलीन वर्ग दिखाई दे रहा है जो महत्वपूर्ण विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, और दूसरी तरफ हमें ऐसे दास, कारीगर, श्रमिक भी दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं, लास्ट एंड करता है ये किस पे? जाति प्रथा, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक व्यवस्था भी एक और बचा हुआ है। जाति प्रथा, सामाजिक रीति रिवाज में क्या बोल रहा है कि इस काल में हिंदू सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया, वर्ण व्यवस्था वही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्रों का वही स्टेटस था कि आप जनेऊ धारण नहीं कर सकते। ये सब बातें उस समय बोली जाती थी, बाकी वही यहाँ पर भी चल रहा था, ठीक है। स्त्रियों की अगर हम बात करें तो हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, वही चीज जो चल रही थी, सती प्रथा, बाल विवाह। हालांकि विधवा विवाह की अनुमति हमें यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दी कि ऐसी कोई महिला है, विधवा विवाह, या फिर ऐसी कोई महिला जिसका पति भाग गया हो उसको छोड़ के, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में वो विवाह करने के योग्य मानी जाती थी, ठीक है। संपत्ति के बारे में ऐसा कहा गया कि पति की संपत्ति में पुत्रहीन
विधवा का अधिकार हो सकता है। ठीक है, ऐसी विधवा जिसका पुत्र नहीं है वो संपत्ति पे अधिकार जता सकती है। इस काल में उच्च वर्ग में स्त्रियों को अलग रखने और उनके बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी में अपने चेहरे ढकने की प्रथा चालू हुई। ये कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है। देखो, पर्दा प्रथा तो चल ही रहा था, यहाँ पर और बड़े लेवल पर वो मजबूत होते हुए दिखाई देंगी। पर्दे की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित होती है। ठीक है, सल्तनत काल में मुस्लिम समाज उपजाति और नस्ली समूह में विभाजित रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं है कि ये जो हिंदू समाज है इसको ही हमें केवल पढ़ना है, क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म भी आ चुका है भारत में। तो बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है, जैसे हिंदू समाज के हमें 4 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही सल्तनत काल में जो इस्लाम समाज भारत में दिखाई दे रहा है इसके भी हमें ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जैसे तुर्की मुसलमान, अफगानी मुसलमान, भारतीय मूल के मुसलमान। भारतीय मूल के मुसलमान वो मुसलमान जो कि भारतीय थे, हिंदू हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी हो। और जब इन्होंने अटैक किया तुर्क ने और भारत में आके बसे, तो बहुत सारे भारतीय मूल के लोगों का कन्वर्जन हुआ, तो ऐसे मुसलमानों को भारतीय मुसलमान कहा गया। तो यहाँ पर राइटर ये बताता है कि जो तुर्की मुसलमान थे और जो अफगानी मुसलमान थे और जो भारतीय मुसलमान थे, ये एक दूसरे में बेटी का लेन देन मतलब विवाह संबंध स्थापित नहीं करते थे। तो यानी कि इनके समाज में भी क्या थी, विषमता थी, लेकिन वो विषमता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र टाइप की नहीं थी, वो विषमता आपकी नस्ल बेस्ड थी। ठीक है, तो शायद ही उनके बीच में कोई विवाह संबंध होगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें। विभिन्न काल में मुस्लिम सेनाओं में हिंदू सैनिक भर्ती किए जाते थे। अगर हम समाज में धर्म का प्रभाव देखें कि ये हिंदू मुस्लिम कैसे रह रहे थे, तो हमें पता लगता है कि इनके बीच में काफ़ी सौहार्द्रता थी। इनिशियली जब मुस्लिम ने अटैक किया तो बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, इवन कई सारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें भी बना ली। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक सेटल वाला सिस्टम आता है, वो हमें दिखाई दिया, जहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम सेना में हिंदू सेनाओं को भर्ती किया गया। कई सारे मुस्लिम जो शासक थे उनके प्रबंधक हिंदू थे। स्थानीय प्रशासन तंत्र लगभग पूरी तरह हिंदुओं के हाथों में ही था, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा थे। इस तरह आपसी संपर्क के अनेक अवसर थे, इंटरेक्शन होता था। तो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में विषमता हमें दिखाई देती है। महिलाओं की स्थिति कुल मिला के ठीक नहीं चल रही थी, इनका आपस में भी इंटरेक्शन ओवरऑल ठीक ठाक ही था। ठीक है, सल्तनत काल में धार्मिक स्वतंत्रता। अब सुल्तानों का काल है 1206 से 1526 तक। इस समय धार्मिक रूप से हमें क्या दिखाई दे रही है स्थिति, तो बोल रहा है कि जब ये मुस्लिम इन्वेजन हुआ, चाहे हम गजनी के अटैक की बात करें, चाहे गौरी के अटैक की बात करें, बड़े लेवल पर तोड़ फोड़ हुआ, तहस नहस हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया। आरंभिक चरण में अनेक नगर तबाह किए इन मुस्लिम शासकों ने। मंदिरों को अपने खास लक्ष्य में रखा, बेवजह के लिए मंदिरों को तोड़ते जाते थे, अब जो है धार्मिक वर्चस्व दिखाने के लिए, अंशतः विजय को उचित ठहराने के लिए कि भाई हमारा जो है ये जो हमने एक एजेंडा था वो पूरा किया, और अंशतः उसमें मौजूद अकूत संपत्ति पे कब्जा करने के लिए। तो जो मंदिरों को तोड़ते थे, एक तो उसमें सोने की मूर्तियां थी, बहुत ज़्यादा दान दिया जाता था, वो सोना हड़पना, उन मूर्तियों को लूटना, इसके अलावा एक अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। ठीक है, इस काल में अनेक, देखो हम गए थे तो हम जाके इस्लाम के लिए काम करके आए हैं, इस काल में अनेक हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदला गया था। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण क्या है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास आपने देखा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो पहले विष्णु टेम्पल हुआ करता था, तो उस टेम्पल को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाना, ये उस समय हमें इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। बाद के फेज में क्या हुआ, जब सुल्तानों का काल प्रॉपर चलने लग गया, जब वो प्रॉपर भारत में रहकर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस समय हमें थोड़ी सी ये चीज़ें दिखाई दी कि तुर्कों के जब भारत में पाँव जम गए तो उन्होंने वो अपने मस्जिद तो बनाने लगे, हिंदू जैनी आदि के मंदिर और पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति शरीयत पर आधारित थी, और शरीयत के अनुसार ये बोला गया था कि इस्लाम के विरोध में नए पूजा स्थल नहीं बनाए जा सकते। तो ये कितना अलाउ कर रहे थे, ये अलाउ कर रहे थे कि देखो हमारा शरीयत बोलता है कि तुम नए पूजा स्थल नहीं बना सकते, लेकिन जो पुराने हैं उसको तुम आप क्या कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। तो इतना परमिशन दिया गया कि जो पुरानी इमारतें हैं उनको आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे धर्म का कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो हमारे इस्लाम में, शरीयत में खिलाफ लिखा हुआ है कि ये तो हमारे धर्म के विरोध में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी परमिशन नहीं थी। शांति काल में आगे तुर्क प्रशासित क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां राजाओं ने मुस्लिम शासन की अधीनता मान ली थी, हिंदू खुलकर बल्कि तड़क भड़क के साथ अपने धर्म का पालन करते थे। कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर भाई मुस्लिम हिंदू के बीच में टकराव हुआ, राजाओं के
बीच में, और फिर उन्होंने आपस में म्यूचुअली जो भी डिस्कस किया कि भैया तुमको हम सालाना नजराना दे देंगे। बोलेंगे ठीक है, फिर तुमने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है हम तुमको सालाना नजराना भेज देंगे, तुम हमको हमारे क्षेत्र पर रूल करने दो। तो ऐसे क्षेत्र में वो लोग धार्मिक जुलूस निकाला या जो भी एक्टिविटी करना चाहते थे कर सकते थे। इसके अलावा आप चाहे तो बहुत सारे ऐसे हिंदू ग्रामीण बहुत सारे गांव थे, तो उन गाँव में मंदिर बनना, आप अपने घर में मंदिर बना सकते थे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चलते हुए दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखें तो हमें पता लगता है कि इस समय पर काफ़ी ज़्यादा धर्मांतरण भी होता है। जिसको बोल रहे हैं कि भारतीय मुसलमान, तो वो भारतीय हिंदू ही मुसलमान में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये जो कन्वर्जन था इस समय हुआ, वो तलवार के बल पर हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता है, ऐसा बोला जाता है इस किताब में। इस्लाम में धर्मांतरण का कारण राजनीतिक या आर्थिक लाभ पाने की आशा या अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना थी कि भाई ये जो तुर्क अब हम पे रूल कर रहे हैं तो हमें भी इन जैसा ही बन जाना चाहिए। तो कई सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस में आके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। पश्चिम एशिया पर मंगोल आक्रमण के बाद प्रमुख मुस्लिम परिवारों में से अनेक व्यक्ति भागकर भारत है। तो देखो भारत का जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, वहां पर आपको इनकी काफी सारी अलग अलग ब्रिड्स दिखाई देती है, जिसमें बात कर रहे हैं कि मंगोल्स भी आए थे। जैसे आप बात करें तुर्क की, अफगान की, भारतीय मुसलमान, ऐसे मंगोल्स भी हमें दिखाई देते हैं कि पश्चिम एशिया पे मंगोल आक्रमण के बाद कई सारे ऐसे मुस्लिम परिवार थे जो भागकर इस क्षेत्र में आ गए थे भारत में। और जब मंगोल ने अटैक किया था तो कई सारे मंगोल सैनिक भी भारत के इस क्षेत्र में आके शरण लेते हैं, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था जब अलाउद्दीन ने सैन्य अभियान चलाया था। भारत में अफगानों का आना भी बराबर लगा रहा और उनमें अनेक तुर्क सेनाओं में भर्ती हो गए थे और व्यापार में लगे हुए थे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें धार्मिक रूप से, तो धार्मिक रूप से स्थिति कुछ हमें ऐसी दिखाई देती कि इनिशियली चीजें नहीं ठीक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आप इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक इस सेशन के साथ में, मतलब इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।